तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में अपने पास जो दूसरा टॉपिक आता है यूज ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट या एग्रीकल्चर के एप्लीकेशन। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है अपने पास एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, यानी फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू को अपन कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें सबसे फेमस एग्जाम्पल है गोल्डन राइस का। ये गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है, विटामिन ए एनरिच राइस। अब गोल्डन राइस को, अब सवाल आता है गोल्डन राइस को कैसे बनाते हैं। गोल्डन राइस में मतलब राइस में, नॉर्मल राइस में कौन कौन से जीन डालें जिससे गोल्डन राइस मिले। तो सम जीन्स ऑफ डैफोडिल प्लांट, कुछ जीन डैफोडिल प्लांट के लेते हैं, कुछ जीन इर्विनिया बैक्टीरिया के लेते हैं, उन्हें हम नॉर्मल राइस में ट्रांसफ़र करते हैं और ये जीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं बीटा कैरोटीन बनाने के लिए। मतलब इन्हीं जीन्स के द्वारा बीटा कैरोटीन बनाया जाता है और बीटा कैरोटीन वाले हम राइस को जब हम खाते हैं, फीड करते हैं, उससे हमारी बॉडी बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट कर देती है। ये कोई पर्सन है और इसको विटामिन ए की कमी है, तो डॉक्टर उसे बीटा कैरोटीन से रिलेटेड फूड खाने के लिए बोलता है। तो साइंटिस्ट ने यहाँ पे सोचा नॉर्मल राइस में विटामिन ए नहीं पाया जाता। साइंटिस्ट ने सोचा यहाँ पे क्यों ना नॉर्मल राइस को ट्रांसजेनिक राइस बना लिया जाए और इससे विटामिन ए का प्रोडक्शन करवाया जाए, सॉरी बीटा कैरोटीन का प्रोडक्शन करवाया जाए। अब ये नॉर्मल राइस है, इसमें बीटा कैरोटीन एब्सेंट होती है, तो यहाँ पे हमने बीटा कैरोटीन वाला जीन ट्रांसफ़र करा, जिससे जो राइस हमें मिला, जीन ट्रांसफ़र करने के बाद राइस हमें मिला, उसे हम ट्रांसजेनिक राइस बोलते हैं। और उसमें आप देखेंगे तो बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होगा, और ये वाले राइस में बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है क्योंकि हमने यहाँ पे जीन ट्रांसफ़र कर दिया। और जब बीटा कैरोटीन युक्त राइस को अपन फीड करते हैं तो हमारी बॉडी बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट कर देती है। यानी नॉर्मल राइस को अपन ने ट्रांसजेनिक बनाया जीन ट्रांसफ़र करके, फिर ये इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाएगा और बीटा कैरोटीन हमारी बॉडी में जाएगा तो यहाँ पे विटामिन ए बनाएगा। हमने जो जीन ट्रांसफ़र करी उससे प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, उससे तो बढ़ता क्या है, यहाँ पे हम न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। प्रोडक्शन तो बहुत हो रहा है, यहाँ पे न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट का दूसरा यूज है जो फसल की कटाई होती है। फसल की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को अपन कैसे कम कर सकते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, कटाई करने के बाद जो लॉस होता है उसकी भरपाई हम कैसे करें, यानी उसको हम कैसे रोकें लॉस को। तो इसका सबसे फेमस एग्जांपल है फ्लेवर सेवर टोमेटो। फ्लेवर सेवर टोमेटो एक ऐसा टोमेटो है जो लंबे समय तक ख़राब नहीं होता, यानी 10, 12, 15 दिन आराम से इसका हम यूज ले सकते हैं। पहले क्या होता था, किसान जाता था मंडी में और जो नॉर्मल टोमेटो फसल की कटाई करने के बाद किसान मंडी में ले जाता, तब तक जो टमाटर था ख़राब हो जाता था। और अब इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या करा, जो नॉर्मल टोमेटो है उसमें जीन ट्रांसफ़र करी, नॉर्मल टोमेटो को जीन ट्रांसफ़र करके ट्रांसजेनिक टोमेटो बनाया। और ट्रांसजेनिक टोमेटो को ही हम फ्लेवर सेवर टोमेटो बोल रहे हैं। यानी हमने क्या किया, जो टोमेटो है इसकी राइपनिंग जो प्रोसेस है वो पहले क्या होती थी, फास्ट होती थी। जो राइपनिंग प्रोसेस को स्लो करने वाला इसमें जीन हमने ट्रांसफ़र करा, इसे हम बोलते हैं फ्लेवर सेवर टोमेटो। तो इसमें राइपनिंग की जो प्रोसेस है वो स्लो होती है, जिससे टमाटर 10, 15, 12 दिन आराम से चल जाता है, किसान को भी इसमें फ़ायदा होता है। अब इसकी जो प्रोसेस है उसको डायग्राम से समझते हैं। राइपनिंग को स्लो करना है तो इसमें पॉलीगैलेक्टोन्यूरेज एंजाइम का सबसे बड़ा रोल है। राइपनिंग की प्रोसेस को बढ़ाना है तो पॉलीगैलेक्टोन्यूरेज एंजाइम की एक्टिविटी को हम बढ़ाएंगे। अब राइपनिंग की प्रोसेस को अपन को स्लो करना है तो भी हमें कहीं ना कहीं पॉलीगैलेक्टोन्यूरेज एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको स्लो करना पड़ेगा। स्लो करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये प्लांट की सेल वॉल है, दो प्लांट की सेल वॉल के बीच में ये मिडिल लेमिला है, मिडिल लेमिला में पेक्टिन पाया जाता है। अब पॉलीगैलेक्टोनेज एंजाइम इस पेक्टिन को तोड़ने का काम करता है। पॉलीगैलेक्टोनेज एंजाइम ज़्यादा बनेगा तो पेक्टिन को जल्दी तोड़ेगा, जल्दी डिग्रेड करेगा उसको। अब जल्दी तोड़ेगा तो जो दो प्लांट की सेल वॉल के जो बॉन्डिंग है वो कमज़ोर हो जाएगी, सेल्फ लाइफ यहाँ पे घट जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, राइपनिंग इसमें फास्ट होगी। अब हमें इसकी प्रोसेस को यानी पॉलीगैलेक्टोनेज एंजाइम की एक्टिविटी को कम करना है, ये कम बने, जिससे कि जो आपकी पेक्टिन है मिडिल लेमिना में पेक्टिन को धीरे धीरे डिग्रेड करे।
जब ये धीरे धीरे डिग्रेड करेगा तो सेल जुड़े रहेंगे। अब सेल जुड़े रहेंगे तो इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, यानी राइपनिंग की जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी। तो ये 10, 12, 15 दिन आराम से इसका हम यूज कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट का तीसरा यूज है अपना टू प्रोड्यूस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, यानी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है वो आपका हीरोडिन है। इसमें क्या होता है, हीरोडिन क्या होता है? हीरोडिन एक एंटीकोगुलेंट प्रोटीन है। एंटीकोगुलेंट प्रोटीन है जो क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट होने से रोकने में हेल्प करता है, यानी ब्लड को क्लॉट होने से रोकने में हेल्प करता है हीरोडिन। अब ब्रेसिका निपस के प्लांट में हीरोडिन का कैसे प्रोडक्शन किया जाए? नॉर्मल ब्रेसिका निपस का जो प्लांट है, साइंटिस्ट ने इसमें सोचा क्यों ना इसमें हीरोडिन का उत्पादन बढ़ाया जाए। उन्होंने क्या किया कि नॉर्मल जो ब्रेसिका निपस प्लांट है उसके सीड में हीरोडिन एब्सेंट होता है, क्यों ना इसमें हीरोडिन सिंथेसिस की जीन ट्रांसफ़र कर ली जाए। तो जीन ऑफ हीरोडिन सिंथेसिस यहाँ पे हमने जीन ट्रांसफ़र करी तो हमारे पास ब्रेसिका निपस का ट्रांसजेनिक प्लांट प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे ट्रांसजेनिक प्लांट को जब हम देखते हैं तो इसके सीड में हीरोडिन प्रेजेंट होता है, यानी यहाँ पे साइंटिस्ट ने हीरोडिन का उत्पादन कर लिया। हीरोडिन एक एंटीकोगुलेंट प्रोटीन होता है जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकने में हेल्प करता है। इसका बहुत सारा यूज है। चौथा अपने पास आता है पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट या पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप। पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स का यहाँ पे मतलब है पेस्ट के अटैक को सहन कर सके, या इंसेक्ट, पेस्ट का मतलब यहाँ पे इंसेक्ट के अटैक को सहन कर सके या इंसेक्ट से खुद को बचाव कर सके। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट इंक्रीज। अब इसके यहाँ पे दो बहुत बड़े फायदे हैं। पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप के यहाँ पे दो बहुत बड़े फायदे हैं। नंबर 1 है ये क्रॉप की यील्ड को बढ़ाने में हेल्प करता है, सबसे बड़ा फायदा। दूसरा जो फायदा है अपने पास, केमिकल पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है, बहुत बड़े फायदे हैं। पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप का प्लांट इंक्रीज यील्ड एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, यानी केमिकल पर जो पहले हम डिपेंड थे वो अब यहाँ पे कम हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है, और यील्ड को यहाँ पे बढ़ाया जाता है। अब इसको समझने के लिए अपन के पास दो कैटेगरी है। पहली है इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, दूसरी है नेमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट। इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल बीटी क्रॉप या बीटी प्लांट्स है। ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया। अब सवाल आता है कि बीटी प्लांट को हम कैसे बनाएं, बीटी प्लांट को कैसे बनाया जाए। तो मान के चलो ये कोई प्लांट है, अब यहाँ पे हमने जीन को ट्रांसफ़र करना है, एक स्पेशल क्राइजीन, उसको हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। मान के चलो यहाँ पे हमने क्राइजीन ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्राइजीन को कहाँ से लाया गया? तो क्राइजीन बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया से क्राइजीन को लाया गया। क्या क्राइजीन क्या प्रोड्यूस करता है? क्राइजीन एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन होता है। वो तीन इंसेक्ट के ऑर्डर को किल करता है, 3 ऑर्डर के इंसेक्ट को किल करता है, जिसे हम LCD बोलते हैं। बारी बारी LCD में लेपिडोप्टेरंस, कोलियोप्टेरंस, डायप्टेरंस। तो लेपिडोप्टेरंस में टोमेको बॉडवर्म, कॉर्न बोरर, कॉटन बॉलवर्म और आर्मी वॉर्म, ये सब आते हैं। कोलियोप्टेरंस में ओनली बीटल्स आता है, और जो मक्खी मच्छर आते हैं वो डायप्टेरंस में आते हैं, फ्लाइज मॉस्किटो। तो ये अच्छी तरह से याद होने चाहिए कौन से ऑर्डर में कौन से इंसेक्ट आते हैं। कोलियोप्टेरंस में एक ही आता है, बीटल्स। डायप्टेरंस में फ्लाइज मॉस्किटो। लेपिडोप्टेरंस में टोमेको बॉलवर्म, आर्मी वॉर्म, कॉटन बॉलवर्म, कॉर्न बोरर। इसकी प्रोसेस को समझने के लिए अपने पास एक बैसिलस थुरिंजिएंसिस का बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में क्राइजीन है, आपको पता ही है क्राइजीन से आरएनए बनता है, आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा। जो क्राइजीन से जो आरएनए बनता है और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है वो प्रोटीन क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमें प्राप्त होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में प्राप्त होता है। और जो प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन मिलता है, यानी टॉक्सिन मिलता है जो इंसेक्ट को किल करता है। ये इनएक्टिव फॉर्म में मिलता है, ये प्लांट के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में मिलता है, क्योंकि एल्कलाइन पीएच नहीं होती। जब ये इंसेक्ट के अंदर जाता है तो एल्कलाइन पीएच मिलते ही ये एक्टिव हो जाता है, इंसेक्ट को किल कर देता है। तो ये एक्टिव कब होता है? सवाल ये आता है ये एक्टिव कब होता है? तो एल्कलाइन पीएच में ये एक्टिव होता है। और क्रिस्टलाइन प्रोटीन के अंदर इनएक्टिव इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन मिलता है, उसे हम बोलते हैं प्रोटॉक्सिन। एक्टिव कब होगा? एल्कलाइन पीएच। अब क्राइजीन है अपने पास, क्राइजीन को अपन प्लांट में ट्रांसफ़र करेंगे।
क्राइजीन को जब हम प्लांट में ट्रांसफ़र करते हैं उसे बीटी प्लांट बोलते हैं। यहाँ पे बीटी का मतलब है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। जब यहाँ पे कोई इंसेक्ट अटैक करता है तो जैसे ही इंसेक्ट ने अटैक किया उसके अंदर इनएक्टिव टॉक्सिन पहुँच गया। इंसेक्ट के अंदर मिडगट पाया जाता है। मिडगट की पीएच एल्कलाइन पीएच होती है, और जब एल्कलाइन पीएच जो इनएक्टिव टॉक्सिन है उसकी जो क्रिस्टल है उसकी क्रिस्टल को तोड़ देती है, जिससे वो एक्टिव हो जाता है। अब एक्टिव टॉक्सिन का काम क्या है? एक्टिव टॉक्सिन मिडगट की एपिथेलियल में क्या बनाएगा? पोर बनाएगा। मिडगट की एपिथेलियल में पोर बनाता जाएगा। से पोर बना दिए तो मिडगट की जो सेल है उनमें मतलब कि स्वेलिंग आ जाएगी। स्वेलिंग आ जाएगी, जिससे कि जो साइटोप्लाज्म होता है ना मिडगट की सेल में, वो लीक हो जाएगा। सेल का लाइसिस हो जाएगा और इंसेक्ट मर जाएगा। यानी इंसेक्ट यहाँ पे जैसे ही अटैक करेगा मर जाएगा। जैसे ही इंसेक्ट ने यहाँ पे अटैक किया मर जाएगा। तो मैं इस प्लांट को बोल सकता हूँ इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट होता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बीटी प्लांट कैसे होते हैं, तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट होते हैं। वायरल रेजिस्टेंट होते हैं नहीं, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट होते हैं, क्योंकि इंसेक्ट अटैक करेगा इंसेक्ट मर जाएगा। मरा कैसे? जो इनएक्टिव टॉक्सिन थी उसके अंदर गई। मिडगट की जो पीएच होती है एल्कलाइन पीएच ने उसको डिसॉल्व किया। डिसॉल्व करके टॉक्सिन एक्टिव हो गया। एक्टिव टॉक्सिन क्या करेगा? एपिथेलियम, मिडगट की जो एपिथेलियम सेल है उसमें पोर बनाएगा। पोर बनाता जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, साइटोप्लाज्म लीक होगा, सेल का लाइसिस होगा तो इंसेक्ट मर जाएगा यहीं पे। तो बीटी प्लांट इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट होते हैं।